नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सबसे पहले यूएस मार्केट्स की बात करके। तो यूएस मार्केट्स कल जब ओपन हुए तब डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, जो उनका मेजर इंडेक्स है, तो वो डाउन रहा। ओवरऑल एक मिक्स्ड डे रहा यूएस मार्केट्स के लिए। एक हॉलीडे शॉर्टेंड वीक है, इसमें ट्रेडिंग डेज कम है यूएस मार्केट्स में बिकॉज ऑफ क्रिसमस हॉलीडेज। तो ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी उतनी ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है इस हफ्ते में। डाउ जोन्स जब मार्केट शुरू हुए तब इट वाज डाउन बाय 270 पॉइंट्स। S&P 500 भी 0.2% से डिप हो रहा था जब मार्केट स्टार्ट हुए थे तब। एंड नैस्डैक कंपोजिट हालांकि ऊपर था, तो ओवरऑल इसी वजह से मिक्स्ड मार्केट्स कह सकते हो। नैस्डैक वाज अप बिकॉज मेनली टेस्ला, मेटा, एनवीडिया जैसे जो स्टॉक्स थे दे वर ट्रेडिंग हायर। लाइक आई सेड, ट्रेडिंग थोड़ा सा म्यूटेड एक्सपेक्टेड है इस वीक में बिकॉज ऑफ द हॉलीडे सीजन। रिसेंट इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो कॉन्फ्रेंस बोर्ड का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स नंबर था फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, वो गिर गया था टू 104.7, विच इज द लोएस्ट इन सितंबर। तो एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें दिखी। ड्यूरेबल गुड्स के जो ऑर्डर्स थे वो भी 1.1% से गिरते हुए दिखे। मार्केट ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी है यूएस मार्केट पर्सपेक्टिव से। एक 10 डे लूजिंग स्ट्रिक भी हमने देखा डाउ जोन्स के लिए। तो 10 दिन तक कंटिन्यूसली डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो गिरा था, जो एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है सिंस 1974। तो ये सारी चीज़ें रिसेंट में हुई है। इन्वेस्टर्स थोड़े से रीअश्योर्ड रहे बिकॉज ऑफ द फंडिंग बिल जो रिसेंटली प्रेसिडेंट बाइडेन ने साइन किया है, प्रिवेंटिंग अ गवर्नमेंट शटडाउन। एंड फेडरल एजेंसीज जो है वो ओपन रहेगी फॉर 3 मंथ्स, ऐसा इस बिल के अंडर है। तो करंटली यही होप्स है कि जो हर साल एक सांता क्लॉस रैली कहते हैं कि क्रिसमस के टाइम पर थोड़ा बहुत मार्केट में ऑप्टिमिज्म दिखता है, तो वो उसके होप्स करंटली यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को हैं कि ऐसी कोई चीज़ें हो। S&P 500 जो उनका इंडेक्स है दैट हैज़ हिस्टोरिकली रिजन बाय 1.3% ड्यूरिंग दिस फेज, इसीलिए उसको सांता क्लॉज रैली कहते हैं। एंड ये लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज जो है साल के उसमें होगी। तो इस बार भी ऐसी सिचुएशन आती है या नहीं, वो हमें देखना होगा। ऑटो इंडस्ट्री की बड़ी न्यूज ये है कि होंडा और निसान, ये दोनों मेजर ऑटो मेकर्स ने ऑफिशियली मर्जर टॉक्स शुरू कर दिए हैं टू क्रिएट वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मेकर। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्केल रखते हैं, या फिर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, या फिर मार्केट डायनामिक्स ऐसे हो गए हों कि आपका जो सर्वाइवल है वो तभी हो पाएगा अगर बाकी सारे जन एक साथ जुड़ जाएं। तो थोड़ा बहुत वैसा फ्लेवर करंटली हमें नजर आ रहा है, जहां पर निस्सान और होंडा ने ऑफिशियली टॉक्स एंटर किए हैं टू मर्ज एंड क्रिएट द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर बाय सेल्स। ऑल्दो उतने प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम्स ऑटो इंडस्ट्री में नहीं है, पर एक बात तो हमें कहनी होगी कि जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ट्रेंड है वो शुरू हुआ है एंड बहुत सारी चीज़ें अब ऑटो इंडस्ट्री में चेंज होने लगी हैं, तब से जो लेगेसी ऑटो मेकर्स है दे आर डेफिनेटली फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। वेदर इट इज़ दीज जापानीज एंड कोरियन कार मेकर्स, या फिर अगर हम यूरोपियन कार मेकर्स की भी बात करें, फोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज, ये सारे जो भी बाकी ऑटो मेकर्स भी है, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज ऑफ न्यूअर कॉम्पिटिटर्स एंटरिंग इनटू द स्पेस। तो इसी के चलते मेनली ऐसा ही फ्लेवर नजर आ रहा है इस मर्जर में भी, जहां पर होंडा के जो CEO है उनका ये कहना है कि इससे एक ग्रेटर स्केल वो अचीव कर सकते हैं अगर ये दो बड़े कंपनीज मर्ज हो जाए। एंड रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंटेलिजेंट ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज, तो इसमें एक बेटर स्केल वो अचीव कर सकते हैं अगर दोनों ये कंपनीज साथ मिलकर एक मर्जर कर दे। तो जो प्रपोज्ड मर्जर है दैट एम्स टू शेयर इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सेज, दोनों चीजें, इससे एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की कोशिश रहेगी कि बेटर स्केल अगर अचीव कर दे तो सिनर्जीज के थ्रू एक अच्छा वैल्यू क्रिएशन दोनों ही कंपनीज को हो सकता है। ऐसी 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 आशंका जताई जा रही है। जो होल्डिंग कंपनी होगी इसके लिए फॉर्म होगी, तो एक होल्डिंग कंपनी बनेगी जो पेरेंट एंटिटी होगी ऑफ बोथ होंडा एंड निसान, एंड ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होगी। ये करंटली बहुत फॉर्मुलेशन स्टेज पर ये सारे प्लान्स है, तो आगे इस पे बहुत सारी चीजें चेंज होगी। लेकिन जो बोर्ड रहेगा, ये जो मर्ज एंटिटी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, दैट विल मेनली बी डोमिनेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ होंडा, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ बिगर कंपनी। तो उनके मर्जर टॉक्स के हिसाब से, मर्जर डील के हिसाब से ये सारी चीजें ऑलरेडी अग्रीड होंगी। जो मर्ज ग्रुप है दैट कुड पोटेंशियली जनरेट 30 ट्रिलियन येन इन रेवेन्यू, यानी लगभग $200 मिलियन का रेवेन्यू ये मर्ज एंटिटी जो है वो बना सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3 ट्रिलियन येन। ये जो कंपनीज है इनकी कंबाइंड वैल्यू लगभग $54 बिलियन के आसपास होगी, जिसमें से होंडा का मार्केट कैप मेजर होगा विच इज अराउंड $43 बिलियन।
डिस्कशंस जो है वो कंक्लूड होने एक्सपेक्टेड है बाय द जून ऑफ 2025। लेकिन आगे मर्जर और ये सारी चीज़ें होते होते काफ़ी टाइम लगने वाला है, काफ़ी साल भी लग सकते हैं इस चीज़ को। बट ये टॉक्स स्टार्ट हो गए हैं ऑफिशियली। ये एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं ऑटो ऑटो इंडस्ट्री के हिसाब से है। जो मर्जर है ऑब्वियसली ग्लोबल कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, इस बैकड्रॉप में ये मर्जर हो रहा है। तो ईवी कंपनीज लाइक टेस्ला, BYD, ये दो ऐसे नाम है जो एक मेजर चैलेंज पोज कर रहे हैं, नॉट जस्ट एशियन ऑटोमेकर्स को, लेगेसी ऑटोमेकर्स को, बट इवन टू यूरोपियन ऑटोमेकर्स एंड अमेरिकन ऑटोमेकर्स एज वेल। अगर निस्सान की हाल ही में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की है। 9,000 जॉब कट्स करने पड़े हैं कंपनी को। ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 20% से उनको रिड्यूस भी करना पड़ा। तो ये सारे चीज़ें होने के चलते दोनों कंपनीज का शायद ये मानना है कि ये मर्जर ही इनके लॉन्गर टर्म सर्वाइवल एंड वैल्यू क्रिएशन के लिए शायद ज़्यादा फायदेमंद हो। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ की, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक डिपॉजिट रेट्स की। तो बैंक डिपॉजिट रेट्स जो है वो एक्सपेक्टेड है दैट दे विल स्टे फर्म इन Q4, यानी जो रेट्स होंगे उसी के आसपास ये रहेंगे, क्योंकि लोन की डिमांड अब पीक होने लगी है। तो ओवरऑल जो कंसेंसस है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है बैंक डिपॉजिट्स पर, दे आर अनलाइकली टू फॉल बिफोर द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक बैंक के डिपॉजिट रेट्स शायद नहीं गिरेंगे बिकॉज ऑफ गुड ड्यू टू एक्सपेक्टेड लोन डिमांड जो फोर्थ क्वार्टर में रहेगी। जो रिसेंट CRR कट है उससे थोड़ी सी लिक्विडिटी रिलीफ आई है, लगभग 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी रिलीज हो गई है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो इससे जो बैंकिंग कंपनीज है वो ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस लिक्विडिटी। बैंकिंग सिस्टम का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 10.6% रहा ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एज ऑन 29th ऑफ नवंबर, विच इज एक्चुअली डाउन, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ये 13% रहा था। लिक्विडिटी वैसे तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में। जो सरप्लस था ऑफ 25,000 करोड़ इन अर्ली दिसंबर, वो अब होने लगा है एक डेफिसिट ऑफ 1.11 लाख करोड़ बाय 16th ऑफ दिसंबर। तो पिछले 3-4 हफ्तों में ही बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं बाय 5 to 10 बेसिस पॉइंट्स इन दिसंबर ड्यू टू वोलेटाइल लिक्विडिटी कंडीशंस। लेकिन बैंक्स करंटली जो चीज़ बहुत ज़्यादा उनकी बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, एंड वो ये है कि उनकी जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, यानी डिपॉजिट्स रेज करने की जो स्ट्रेंथ है, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे बैंक्स हायर टर्म डिपॉजिट रेट्स दे रहे हैं ताकि वो अपना लायबिलिटी साइड है जो बुक्स का वो अच्छे से रेस कर सके। कुछ बैंक्स है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक हायर इंटरेस्ट रेट्स पर दे रहे हैं ताकि दे कैन इशू सम मोर डिपॉजिट साइड एंट्रीज, जिससे वो ज़्यादा लेंडिंग कर सके। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स। तो मिडिल ईस्ट से इंडिया का जो शेयर है ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स वो 9 मंथ हाई पर पहुंच गया है। इसका ये भी मतलब है कि रशिया से आने वाला इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो थोड़ा सा गिरने लगा है। इंडिया ने 1.52 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्ट किया, जो 13% लेस है कंपेयर टू द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड रशियन ऑयल जो इंडिया ने इंपोर्ट किया पिछले महीने में वो 32% रहा ऑफ इंडिया टोटल ऑयल इनटेक। बट स्टिल रशिया कंटिन्यूज टू बी इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर, जिसके बाद आता है इराक एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया के जो मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट्स है वो 10.8% से बढ़ गए हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। मेन रीजन ये सारी चीज़ों का यही है कि कुछ रिफाइनर्स है उन्होंने रशियन ऑयल इनटेक इसलिए कम कर दिया है बिकॉज प्लांट मेंटेनेंस करंटली वो अंडरगो कर रहे हैं, एंड एक कंटिन्यूड लिफ्टिंग ऑफ कमिटेड वॉल्यूम्स जो है फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। रशिया जो एक अलाय है ऑफ ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने एडिशनल आउटपुट कट्स प्रॉमिस किए थे स्टार्टिंग 2024 टू कंपेंसेट फॉर अर्लियर ओवर प्रोडक्शन। बिकॉज प्रॉब्लम यही आता है ओपेक नेशंस को कि कई बार अगर रशिया ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे तो ऑटोमेटिकली इंस्पाइट ऑफ दिस कार्टेल ये डिसाइड करे कि हम ऑयल के प्राइसेस बढ़ने देते हैं। रशिया के ओवर प्रोडक्शन की वजह से ऑयल प्राइसेस वापस स्टेबलाइज हो जाते हैं एंड ऑयल प्राइसेस गिरने लगते हैं। तो रशिया ने ये प्रॉमिस किया था कि दे विल आल्सो कंपनसेट फॉर द एडिशनल आउटपुट कट्स वो करेंगे, एंड उसी के चलते थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में टेपरिंग डाउन हमें दिखा है। इंडिया ने अराउंड 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल इंपोर्ट किया इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो एक 2.5% इंक्रीज है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। इंक्रीज परचेज ऑफ मिडिल ईस्टर्न ऑयल, ये ओपेक के मतलब ओपेक कंट्रीज से ही आने वाले ऑयल इंपोर्ट्स में एक इंक्रीज दिखा, एंड वो एक 53% कंट्रीब्यूशन हो गया है ऑफ इंडियाज टोटल ऑयल इंपोर्ट्स, विच इज एट 8 मंथ हाई।
स्टॉक वाइज न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं। टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन नंबर्स सामने आए हैं। जियो हैज लॉस्ट अराउंड 37 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन एक्टिव यूजर्स जो है वो जियो के बढ़ गए हैं। तो चाहे टोटल सब्सक्राइबर्स कम हुए हों, लेकिन एक्टिव यूजर्स इज द वंस आर द वंस विच हेल्प टेलीकॉम कंपनीज टू अर्न मोर रेवेन्यू। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ बेटर थिंग फॉर द कंपनी। भारतीय एयरटेल ने अराउंड 19 लाख वायरलेस यूजर्स जो है वो ऐड किए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड वोडाफोन आइडिया एज यूजुअल हैज लॉस्ट अनदर अराउंड 19 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर्स इन दिस मंथ, विच इज़ अ कंटिन्यूइंग ट्रेंड फॉर द कंपनी सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो क्लियरली बीएसएनएल ने अगेन थोड़े बहुत कस्टमर्स यहाँ पर ऐड किए होंगे। हालांकि ये जो टेलीकॉम डेटा आया है उसमें बीएसएनएल के नंबर्स अब तक हमें नहीं पता चले हैं। तो मेनली जो रीज़न बीएसएनएल हैज़ बीन एडिंग अ फ्यू सब्सक्राइबर्स एवरी मंथ इज कि जो रिसेंटली प्राइस हाइक्स हुए थे वो मेनली रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने लिए, बीएसएनएल ने नहीं लिए। इस वजह से कुछ माइग्रेशन हुआ है ऑफ सब्सक्राइबर्स टुवर्ड्स बीएसएनएल। तो बाकी चीज़ें अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स इंडिया में अराउंड 106 करोर्स रहे ड्यूरिंग दिस टाइम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें टेलीकॉम इंडस्ट्री की इन लाइन ही चल रही है। थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स का एडिशन डिलीशन मेजर प्लेयर्स में दिख रहा है, बट स्टिल जो भी एडिशन बीएसएनएल कर रहा है दैट इज नॉट करंटली अ थ्रेट टू द डुओपोली ऑफ वोडाफोन ऑफ रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। अगली न्यूज है फ्रॉम वारी एनर्जीज। हाल ही में लिस्टेड वारी एनर्जीज के बोर्ड ने अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ ₹850 करोड़। तो ये जो पैसा है वो यूज होगा टू सेटअप इलेक्ट्रोलाइजर्स, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड स्टोरेज सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फैसिलिटीज। तो इनके लिए मेनली ये पैसा यूज होगा। 130 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अप्रूव हुआ था फॉर द इन्वर्टर बिजनेस, दैट इज थ्रू इट सब्सिडरी वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड, एंड बोर्ड ने सैंक्शन किए हैं 551 करोड़ ऑफ केपेक्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 करोड़ for a 300 megawatt electrolyzer manufacturing plant under the PLI scheme, so production linked incentive scheme जो है गवर्नमेंट की, उसके अंडर वारी एनर्जीज जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने वाली है। तो जो फंडिंग है इस प्रोजेक्ट का दैट विल बी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इंटरनल अक्रूवल्स एज वेल। तो काफ़ी बड़े प्लान्स है वारी के एज अ ग्रुप, एंड कैसे ये मटेरियलाइज होते हैं वो हमें आगे देखना होगा। अगली न्यूज है फ्रॉम वर्लपूल। वर्लपूल हैज पार्टनर्ड विथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक काइंड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर है जो मेजर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता है, उनके उनके ब्रांड्स का, उनके जो भी अप्लायंसेज है उनका। तो वर्लपूल ने रिसेंटली एक कल ही इसमें एक अग्रीमेंट एंटर की है विद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा ऑफ वर्लपूल के कुछ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स है, उनका मैन्युफैक्चरिंग पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ वर्लपूल। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट के जो चीज़ें हैं वो हमने हाल ही में काफ़ी सारे देखे हैं। डिक्सॉन जो एक और कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेस में काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर्स जीत रही है। तो वो ट्रेंड हमें बाकी सेगमेंट्स में भी दिख रहा है जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हमें दिखना होता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो कुछ स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जो है वर्लपूल के वो अपने उत्तराखंड की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेगा फॉर वर्लपूल, एंड ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सप्लायर है ये वर्लपूल के लिए फॉर ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, एंड अब बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये वर्लपूल के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो जो कोलैबोरेशन है दैट सपोर्ट्स द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, एंड इससे ऑब्वियसली जो ट्रेंड हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में वो हमें बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। इन्होंने ऑर्डर्स जीते हैं वर्थ 973 करोड़ इन द लास्ट फ्यू डेज। जो ऑर्डर्स उनको मिले वो इट इज स्टिल एट 40% ऑफ द FY25 गाइडेंस। तो FY25 का जो फुल ईयर का ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट वाज अराउंड 25,000 करोड़ रुपीस। अब तक उसके मुकाबले अराउंड 9,800 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने जीते हैं, जो अराउंड 40% ऑफ द टारगेट है। तो अभी भी 60% अचीव करना है उन्हें इन जस्ट 3 मंथ्स, बट मोर और लेस जो ब्रोकरेजेस है या फिर जो एनालिस्ट्स है उनका ये कहना है कि मोर और लेस दे विल बी एबल टू अचीव दिस, बिकॉज डिफेंस जैसी चीज़ों में मैक्सिमम जो इनफ्लो आता है ऑर्डर्स का वो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आता है, जो अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे कि मैक्वायर जो एक ब्रोकरेज फर्म है उनका ये कहना है कि ऑर्डर इनफ्लोज थोड़े से स्लो रहे हैं इस साल में, बट इट्स नॉट अ कंसर्न एंड दे रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन दी कंपनी।
एंड टू कंक्लूड, जो फाइनल न्यूज़ है वो ये है कि एनएससी स्टॉक मार्केट्स ने बेसिकली अनाउंस किया है कि 1 फरवरी, जो एक सैटरडे है, उस दिन मार्केट्स आर गोइंग टू रिमेन ओपन बिकॉज ऑफ द यूनियन बजट 2025. तो ऑल्दो मार्केट्स जनरली सैटरडे को क्लोज रहते हैं, बट एक रेगुलर ट्रेडिंग सेशन उस दिन होगा. देर इज नो शॉर्टर ट्रेडिंग सेशन और एनीथिंग लाइक दैट. जैसे एक नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे में ट्रेडिंग सेशन होता है, उसी तरीके से एक रेगुलर ट्रेडिंग सेशन होगा ऑन द 1 फरवरी. इट विल कंटिन्यू टिल 3:30 PM. कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स उस दिन 5 PM तक ओपन रहेंगे. इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर कंक्लूड हो जाती है. अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर. तो लगभग 10 साल की इंटेंसिव रिसर्च के बाद चाइना, जो बहुत सारी चीज़ों में लीडर रहा है, हालांकि हम चाइना के बारे में रिसेंट टाइम्स में ऐसा सोचते हैं कि चाइना बहुत स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन देयर कंट्री, कंजम्पशन वहां पर बढ़ नहीं रहा है, जो एक फैक्ट है. बट चाइना हैज ऑलवेज बीन अ पावर हाउस एज फार एज द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड. एंड ऐसा ही एक रेवोल्यूशन शायद वो लाने वाले हैं इन द ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो एक मेथड चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने, चाइनीज R&D या फिर चाइनीज साइंटिस्ट्स ने डेवलप किया है, जिससे जो स्पीड है ऑफ मेकिंग स्टील, दैट हैज बिकम 3600 टाइम्स. जी हाँ, 3600 टाइम्स फास्टर स्टील अब बन सकता है. ये एक टेक्नोलॉजी चाइना करंटली टेस्ट कर चुका है एंड दे आर एट द स्टेज ऑफ मेकिंग इट कमर्शियल. तो ये जो मेथड है, इसमें बेसिकली एक फाइनली ग्राउंड आयरन ओर की जो पाउडर है वो इंजेक्ट की जाती है इन एक्सट्रीमली हॉट फर्नेस, जिससे एक एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन आता है एंड जिससे एक ब्राइट रेड ग्लोइंग लिक्विड के आयरन ड्रॉपलेट्स जो है वो रेन डाउन होते हैं एंड दे कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस. एंड इससे एक बेसिकली दे कैन डायरेक्टली बी यूज फॉर कास्टिंग, जिससे, और बेसिकली वन स्टेप स्टील मेकिंग जिसे कहते हैं. तो वेरी फास्ट मेथड, ऑलमोस्ट 5 to 6 सेकेंड्स में ये स्टील मेकिंग यहाँ पर हो सकता है, जो करंटली 5 to 6 आवर्स लगाता है इन ब्लास्ट फर्नेसेस. तो ये काफी टाइम से वहां पर रिसर्च चल रहा था एंड इसे फ्लैश आयन मेकिंग कहते हैं. एंड ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है. इनफैक्ट 3 to 6 सेकेंड्स के अंडर ये जो स्टील मेकिंग है इस प्रोसेस में वो कंप्लीट की जा सकती है, जो करंटली ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस में, लाइक आई सेड, 5 to 6 आवर्स इसमें लगते हैं. तो दैट इक्वेट्स टू ऑलमोस्ट 3600 टाइम्स इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ आयन मेकिंग. अगर ये कमर्शियल प्रोडक्शन में होने लगा एंड जो क्वालिटी ऑफ स्टील जो है वो एज गुड एज ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग की होने लगी, तो ये बहुत सारे डायनामिक्स चेंज कर सकता है. नंबर 1, अगर इससे सप्लाई बहुत बढ़ गया तो ग्लोबली स्टील के प्राइसेस बहुत कोलैप्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर स्पीड बहुत बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं. यहाँ पर चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि स्टील का प्रोडक्शन जो है वो बहुत सारी चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है, राइट. स्टील का हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे उनको की इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, जैसे हाई स्पीड रेल, शिप बिल्डिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग. ये सारी चीजों में स्टील बहुत अबेंडेंस में लगता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में लगता है. तो ये सारी चीजों के डायनामिक्स कैसे चेंज होंगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर करंटली दिख रहा है. एग्जिस्टिंग आयन प्रोडक्शन के जो मेथड्स है वो हेविली डिपेंडेंट है ऑन हाई यील्ड ओर्स, एंड चाइना बहुत सिग्निफिकेंट पैसा लगाती है टू इंपोर्ट दीज ओर्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड अफ्रीका. ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है दैट कुड इंप्रूव द एनर्जी यूज एफिशिएंसी एज वेल, एंड चाइना इंडस्ट्री के लिए मोर देन 1/3 से एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है. चाइना ऑलरेडी स्टील प्रोडक्शन में हैज चाइना प्रोड्यूसेस मोर स्टील देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड. 54% उनका स्टील मेकिंग में कंट्रीब्यूशन है एज अ परसेंटेज ऑफ द स्टील प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड. तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर ये चीज होती है कमर्शियली आगे, तो ये और भी बढ़ेगा एंड ऑब्वियसली उनको बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एक की एज मिल सकता है. तो ये एक बहुत चौंकाने वाली चीज मुझे लगी कि स्टील मेकिंग इतना फास्ट हो जाए कि 3 से 5 सेकंड में वो ऐसा स्टील बना दे जो करंटली 5 से 6 घंटे लगाता है. तो अब इससे क्या क्या चीजें चेंज होंगी, ये अगर चाइना सही में कर देता है तो ये हमें देखना होगा. तो पहली बात तो ये है कि जो ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो सिमिलर लेवल का है या नहीं है, वो हमें आगे अब देखना होगा जब ये सारी चीज़ें कमर्शियल होंगी. सो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है. मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.